प्यारे बच्चों, आज हम समास के विषय में जानकारी लेंगे। समास की परिभाषा यानी समास किसे कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को या संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि दो शब्दों या दो पदों के मेल को समास कहते हैं। देखें संधि का उदाहरण, जैसे नर जमा ईश। यहाँ ए और ई को मिलाकर एक नया वर्ण बना है ए और शब्द बना है नरेश। अब समास का उदाहरण देखते हैं। यथा और शक्ति दो शब्द हैं हमारे पास, इसको मिलाकर जब एक साथ लिखते हैं तो ये समस्त पद बन जाता है यथा शक्ति। अब इस बात को हम इस तालिका के माध्यम से समझ लेते हैं। यथा शक्ति सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। इसका यथा शब्द पूर्व पद है और शक्ति शब्द उत्तर पद है। जब इन दोनों पदों को अलग अलग करके लिखते हैं तो ये समास विग्रह कहलाता है। इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इस तालिका के माध्यम से हमने सीखा कि समास का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। उपरोक्त शब्द में यथा पूर्व पद है। समास का अंतिम पद उत्तर पद कहलाता है। उपरोक्त शब्द में शक्ति उत्तर पद है। जब दोनों पद एक शिरोरेखा में एक साथ लिखे जाते हैं तो समस्त पद कहलाता है। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। पदों की स्थिति के अनुसार समास के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। प्रथम पद प्रधान होने पर अव्ययभाव समास, उत्तर पद प्रधान होने पर तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान होने पर द्वंद्व समास। दोनों पद मिलकर अन्य पद की प्रधानता बताते हों तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। विशेष नोट, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए दोनों समास भी तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। संस्कृत भाषा में ये दोनों समास अलग अलग माने जाते हैं। इस प्रकार समास के कुल भेद अग्रलिखित हैं। समास के भेद: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास की परिभाषा: इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और वह पद कोई अव्यय या कोई उपसर्ग होता है तथा दोनों के योग से बना समस्त पद भी अव्यय का ही काम करता है। जैसे यथा विधि, ये एक समस्त पद है, इसका विग्रह होगा विधि के अनुसार। यथा विधि में यथा अव्यय है। दूसरा उदाहरण यथोचित, यथा इसमें अव्यय आ गया है और इसका विग्रह हुआ जो अथवा जैसा उचित हो। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है और इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन या दिन दिन। आजीवन, आजीवन में आ उपसर्ग है और इसका जो विग्रह होगा वो होगा जीवन भर। अब देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और प्राय दोनों पदों के बीच से कारक चिन्हों का यानी परसर्गों का लोप पाया जाता है। कारक चिन्ह है: कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से न्यारा, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। अब हम तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। सबसे पहला भेद है कारक तत्पुरुष। इसका उदाहरण है ग्राम गत, ये समस्त पद है, इसका विग्रह होगा गांव को गया हुआ। को साइन है कर्म कारक का, इसलिए इसका नाम भी क्या हुआ, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। अगला उदाहरण देखिए, जन प्रिय, जन को प्रिय, ये भी किसका साइन है, कर्म कारक का, इसलिए भी कौन सा तत्पुरुष हुआ, कर्म तत्पुरुष। फिर है तुलसी कृत, तुलसी कृत में इसका विग्रह बना है तुलसी द्वारा कृत यानी तुलसी के द्वारा लिखी हुई या रची हुई। ये साइन है के द्वारा करण कारक का, इसलिए इसका नाम हुआ करण तत्पुरुष। मदा अंध, मद से अंधा, ये भी कर्ण तत्पुरुष है। हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई, ये सारे साइन किसके हैं, कर्ण कारक के, इसलिए इन सब में कौन सा तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें इसके विग्रह में के लिए आता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, और इसमें संप्रदान तत्पुरुष हुआ। यजशाला, यज के लिए शाला, इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष भयभीत, भय से भेद, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये से अलगाव का भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष
हस्त रेखा, हाथ की रेखा, अमृत धारा, अमृत की धारा, राम भक्ति, राम की भक्ति। इन सभी उदाहरणों में की किसका साइन है? संबंध कारक का, इसलिए इन सभी उदाहरणों में संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष, जलमग्न, जल में मग्न, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, पदारूढ़, पद पर आरूढ़। में और पर अधिकरण कारक के साइन हैं, इसलिए इन सभी उदाहरणों में अधिकरण तत्पुरुष है। अब तत्पुरुष का अगला भेद है अलोक तत्पुरुष। इस समास में कारक चिन्हों का तो लोप पाया जाता है, परंतु विभक्तियों का नहीं। उदाहरण के लिए जैसे युधिष्ठिर, इसका विग्रह होगा युद्ध में स्थिर। अब इसमें में का लोप हो रहा है, मगर युद्ध शब्द की सप्तमी विभक्ति युधि ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है। दूसरा उदाहरण है खेचर। ख शब्द का अर्थ होता है आकाश, इसकी सप्तमी विभक्ति ख की होती है खे, जिसका अर्थ होता है आकाश में। विग्रह बनेगा इसका आकाश में चरने वाला। यहाँ में का तो लोप हो गया, कारक चिन्ह का तो लोप हो गया, लेकिन खे में सप्तमी विभक्ति ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें कौन सा हुआ? अलोक तत्पुरुष समास। अलोक तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, पर विभक्तियों का नहीं। अगला भेद है मध्यलोपी तत्पुरुष। इस समास में दोनों पदों के बीच से अन्य शब्द लुप्त पाए जाते हैं। जैसे समस्त पद देखते हैं उदाहरण, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, इसमें से में डूबा हुआ 3 शब्द लुप्त हो गए हैं और ये हो गया मध्यलोपी, यानी मध्य का भाग लुप्त हो गया है। रेलगाड़ी, रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, इसमें भी बीच के पदों का लोप हो गया है। अब है ञ तत्पुरुष समास। इस समास का पहला पद ए या अन नहीं का सूचक होता है। इसके विग्रह में न का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें ए और अन अभाव के सूचक होते हैं। जैसे अज्ञान, इसका विग्रह करेंगे न ज्ञान। अमर न मर, अनादि न आदि, अनंत न अंत। इसका अगला भेद है उपपद तत्पुरुष समास। इस समास के दोनों पदों का अर्थ किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो जाता है। जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में चाहे चिड़िया हो या ना हो, लेकिन उसमें अन्य पशु भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, पर उसको कहते हैं चिड़ियाघर। पंकज, पंख में जन्मा यानी कमल, पंख में और भी जीव जंतु पैदा हो सकते हैं, लेकिन कमल को ही पंकज कहते हैं। ऐसे ही जलज, जल में जन्मा हुआ, जल और जय, जल में जन्मा हुआ। शेष अगले वीडियो में देख सकते हैं आप।